हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं मैथ का एक सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। इसको मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उनके सैम्पल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इसमें आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होने वाला है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो इसमें देखो, स्टार्टिंग में आपके जो क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 16 तक है, वो एक एक नंबर के होने वाले हैं। तो पहले हम उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो आपके पास क्या है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकले। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या है, 2√4, मतलब ऐसी अंडरूट की कोई संख्या जिसका मान नहीं निकल पाए। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना। तो ऐसी संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखो 2√4, 2√4 मतलब 2 तो है ही, √4 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 गुणा 2 मतलब कितना आ गया, 4 आ गया है। तो इसका मान निकल रहा है। यहाँ पे √9 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 + √3 है, और यहाँ पे देखो 2 + √4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 + √4 का मतलब कितना हो गया, 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे देखो 2 + √3। तो यहाँ पे देखो कोई भी अपरिमेय संख्या होती है उसमें कुछ भी जोड़ते हैं हम तो वो हमेशा अपरिमेय ही आती है, या फिर कुछ भी घटाते हैं। अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, या अपरिमेय संख्या को किसी से भी गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो हमेशा क्या आती है, अपरिमेय संख्या ही आती है। तो इसमें आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक हैं। अब इसमें आपको शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए आपके पास ये क्या है कि द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि आपको फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना आपस में। तो ये कितना हो जाएगा, -18x², और बीच वाले के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं ना। तो -7x के टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़े घटाए तब तो क्या है, -7x, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, -18x² आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसके जो फैक्टर है वो हो जाएंगे -9 और +2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 6x², -9x, फिर +2x, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का है ना, तो -3। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2x, फिर -3 बच गया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, यहाँ पे आपके पास बच गया कुछ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। यहाँ पे देखो 2x - 3। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे जो साइन है ये इसकी, तो आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेना है। प्लस का 1 है, इसको प्लस का 1 है, इसको 2x से मल्टीप्लाई करना है तो 2x ही आएगा। प्लस का 1 है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 आना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या रहा है, 2x - 3, 2x - 3 मतलब आपका राइट है। अगर ये सेम नहीं आ रहा मतलब आपका रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे देखो एक तो क्या बन गया, 2x - 3, और एक क्या बन गया आपके पास, 3x + 1। मतलब एक बार तो आपको इन दोनों में से एक को लिखना है, 2x - 3। एक बार ये हो गया आपके पास 3x + 1। अब देखो क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0 लेना है आपको, एक बार इसके बराबर 0 लेना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद देखो आपको 2x - 3 इसके बराबर 0 लेना है, और उसके बाद देखो क्या, 3x + 1 के बराबर 0 लेना है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या आपके पास, 2x - 3 के इक्वल 0 लेना है ना, और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है आपके पास 3x + 1 था, 3x + 1 = 0। तो यहाँ पे आपको देखो इस, ये क्या हो जाएगा, 2x = 3। ये माइनस का 1 है, बराबर के इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। देखो यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3x, ये देखो प्लस का 1 है, ये बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, -1/3। अब देखो अपने पास दो मान आ गए, एक तो √3/2 और एक क्या आ गया, -1/3। तो यहाँ पे देखो -1/3 और 3/2, फर्स्ट में ये आपका है ना, -1/3 और 3/2। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद देखो अगला जो है, निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ठीक है ना। तो इसमें देखो अपने पास क्या है,
पहला जो है आपके पास देखो इसमें अक्स स्क्वायर प्लस 2 x⁻1 और इक्वल 3 है ना। तो इसमें देखो क्या आपके पास है 2 x² सॉरी x² प्लस 2 x⁻1 है और ये बराबर में 3 है। अब देखो यहाँ पे आपका डायरेक्ट दिमाग यही कहेगा कि इसमें अधिकतम घात कितनी है 2 है, लेकिन इसको हम जब सोल्व करेंगे देखो x² तो ये ऐसा कैसा है, फिर प्लस, अब देखो 2 x⁻1 होगी ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 और अक्स कितनी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसमें देखो माइनस में कोई भी घात होती है ना तो उसको हम नीचे लिखेंगे तो किसकी आ जाएगी, ये प्लस की आ जाएगी और उसके बाद क्या आ गया आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लो कि नॉर्मली हम सोल्व करते हैं, जैसे अपने पास हो गया 1 + 2/3, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर +2 करके और बराबर में लिख देते हैं। जैसे 3 एकम 3, 3 + 2 कितना हो गया 5/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो अक्स को x² से गुणा करेंगे, कितना हो गया x³ में 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो x³ प्लस 2 बट्टा कितना हो जाएगा अक्स। तो यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितनी होगी 3 हो गई, मतलब ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड वाला है, तो अक्स को x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपके पास इसमें भी देखो पहले फोर्थ वाला देख रहे हैं x² का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x⁴। तो यहाँ पे देखो आपके पास अभी देखो अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर और x² और फिर +1/x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गई अधिकतम घात आपके पास x² आ गई, तो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो AP है 5 है, उसके बाद 6.5 है, 8 है, 9.5 है। तो इसमें बोल रहा है जो 15वां पद है 15वां पद जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो आपके पास आपके लिए क्या क्या जरूरी है, एक तो आपके पास होना चाहिए A, मतलब आपका जो पहला पद है वो, उसके बाद D होना चाहिए। तो इसमें देखो आपके पास क्या है कि आपके पास A की वैल्यू, A का मान क्या है 5 है, A होता है पहला पद, ठीक है ना। उसके बाद D निकालते हैं हम, D होता है A2 - A1, A2 - A1। तो A2 का मान कितना है 6.5 और 6.5 में से 5 आपको निकालना है, ठीक है ना। तो 6.5 में से 5 निकालेंगे, मतलब इसको हम बोल दें 6.5 - 5, तो कितना बच जाएगा 1.5, मतलब कितना हो गया ये 3/2। देखो 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3/2 हो जाएगा। अब इसमें D का मान आ गया आपके पास, देखो A का मान तो है आपके पास 5, A का मान तो आपके पास है 5 और D का मान कितना है 3/2, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है आगे, आपको क्या करना है इसमें 15वां पद निकालना है। तो 15वें पद के लिए फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 × D। अब देखो यहाँ पे AN मतलब ये A 15वां पद है ना, उसके बाद देखो n का मान 15 है ना, A का क्या आ जाएगा 5 प्लस n का मान कितना है 15 - 1 और D का मान कितना है 3/2। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 5 + 14 गुणा 3/2, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 7, 7 × 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26। तो nवें पद का मान कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ पे C है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, यदि एक AP का तीसरा पद 12 और 10वां पद 26 है तो उसका 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखो आपके पास तीसरा जो पद है, तीसरा पद कितना है 12 और 10वां पद कितना है 26 है, तो आपके मतलब 20वां पद आपको निकालना है। तो इसमें देखो वैसे तो अभी देखा था हमने AN = क्या होता है A + n-1 × D। तो यहाँ पे देखो अपने पास जो पहला जो है इसमें देखो आपके पास तीसरा पद है ना, तो तीसरा पद देखो अगला जो पद होता है उसके लिए हम क्या करते हैं D+ करते हैं। जैसे मान लो मेरे को दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए तो हम क्या करेंगे A + से D करेंगे, ठीक है ना। तो A है और उसमें D जो सार्वअंतर है वो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दूसरा पद आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि तीसरा पद दे रखा है और 10वां पद दे रखा है। तो मैं तीसरे पद के लिए लिखूँ A + 2D = कितना हो गया 12 हो गया, मतलब तीसरा पद आ गया। D को दुगुना कर दिया हमने A में जोड़ के, है ना। उसके बाद देखो जैसे मतलब 10वां पद है तो इसमें क्या हो जाएगा A + 9D = क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, जो समीकरण 2 है 2 में से 1 को आपको घटाना है, समीकरण 2 में से आपको 1 घटाना है। मतलब मैं इसको वापस से नीचे लिख रहा हूँ
दो में से या फिर एक में से दो घटा दो, कोई एक ही बात है ना। देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो प्लस माइनस का कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 7d इज इक्वल टू क्या हो गया, 26 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 14, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखो 7d इज इक्वल टू 14 है, तो d के साथ मल्टीप्लाई में 7 है, बराबर के इस साइड जाएगा, कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/7। तो यहाँ पे d का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो अपने पास d का मान 2 आ गया, ठीक है ना। याद रखना आपको d का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, जो d का मान है वो कोई से भी समीकरण में रख दो। जैसे मतलब अपने पास पहला जो समीकरण था a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है, 12 है। तो यहाँ पे d का मान रख दिया, तो देखो a प्लस 2, d का मान कितना है, 2 बराबर 12। तो ये कितना हो गया, 4। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 4। तो 12 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अपने पास दो चीज़ें आ गई, एक तो d का मान आ गया कितना, 2, और a का मान आ गया 8, ठीक है ना। a का मान तो आ गया आपके पास 8 और d का मान कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो 20वां पद है, 20वां पद निकालना है। तो 20वें पद के लिए हम क्या करेंगे, देखो a प्लस 19d इज इक्वल टू, हाँ a प्लस 19d। तो यहाँ पे देखो a का मान कितना है, 2 प्लस 19d का मान कितना है, 8 है, ठीक है ना। तो अब देखो कितना हो जाएगा, ये सॉरी उल्टा कर गए हम, है ना। देखो a का मान तो है 8 और d का मान है 2। a का मान कितना है, 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 प्लस 19 से गुणा 2, d का मान 2 है ना। तो 19 दूनी 38 और 8 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। मतलब 20वें पद का मान है वो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब देखो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अगर वो क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात है वो क्या होगा, 1√2 होने वाला है। उसके बाद देखो आपका जो 7वां जो क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक 4-6 और बी का जो है 3-2 और सी का है 5-2। तो बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो जैसे मान लो कि आपके पास ये बी सी है कोई, ठीक है ना। तो बी सी के क्या करने हैं, मध्य बिंदु मान लो जैसे यहाँ पे डी है, तो इसके निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो जैसे मान लो बी का कितना है, 3-2 है, ठीक है ना। और डी का हमने मान लिया अक्ष और वाई मान लिया, और सी का क्या है आपके पास 5 और 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो डी का मान अगर अपने को निकालना है तो क्या होता है यहाँ पे, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2 तो यहाँ पे देखो x1 का मान कितना है यहाँ पे। देखो x1 कौन सा होता है यहाँ पे, अगर हम b की बात कर रहे हैं और c की बात कर रहे हैं तो b में जो अक्ष का मान, ठीक है ना, जैसे मतलब ये 3 हो गया तो ये अक्ष का मान है। और यहाँ पे देखो c में जो अक्ष का मान है ये क्या हो गया, x2, और ये क्या हो गया y1 और ये y2। मतलब y2 का मान यहाँ पे 2 है, y1 का माइनस का 2 है, और यहाँ पे x1 का मान है 3 है और x2 का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है x1 प्लस x2। तो x1 का मान कितना है यहाँ पे, देखो 3 है, तो 3 प्लस x2 का मान कितना है, 5 है, तो 3+5/2। 3+5 मतलब कितना हो गया, 8/2। 8/2 मतलब कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। मतलब अक्ष की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। उसके बाद देखो y की बात करें हम, तो y में देखो अपने पास y1 का मान क्या है, -2, तो -2। y2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, +2 है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये आपके पास -2 और +2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 0/2 का मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो आपके पास x की वैल्यू तो आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे देखो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 और 0 हो जाएंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर का, तो इसमें देखो बिंदुओं -1, 7 और 4 और -3 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें देखो आपको क्या करेंगे, आपको जैसे मान लो कि ये जो पहला बिंदु है ना, तो इसमें देखो आपको इसको मान लेंगे x1 y1, ये क्या हो गया आपके पास x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2।
आपके पास दूरी सूत्र आपको याद होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 4, फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो 1 माइनस ये रहा, 1 माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है माइनस का 3, फिर प्लस सॉरी माइनस, और फिर y1 का मान कितना है, 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 और इसका स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 4 प्लस 1 मतलब 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 और 3 कितने हो गए, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125, और इसका अंडर रूट। अब देखो 125 का अंडर रूट नहीं निकलता, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 25 गुणा 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर अंडर रूट निकालेंगे, तो 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, और 5 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5। तो यहाँ पे देखो 5 अंडर रूट 5 कौन से में दिया हुआ है, 5 अंडर रूट 5, मतलब इसमें कोई सा भी नहीं दिया हुआ है ना, इसमें देखो थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, 5 अंडर रूट 5 है ना, तो इसमें आंसर आएगा 5 अंडर रूट 5। इसमें सारे के सारे गलत हैं, थोड़ी मिस प्रिंट हुई होगी कहीं पे, या तो ये हो सकता है 5 अंडर रूट 5 है ना, यहाँ पे 7 दे रखा है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी है ना। तो इसमें राइट आंसर आएगा 5 अंडर रूट 5। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, 2 10 स्क्वायर 30 प्लस 1 प्लस सॉरी 2 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो इसका मान है वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखो आपके पास 10 30 का मान जो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है, तो इसमें रखूँ देखो मान लो कि 2, फिर 10 30 का मान होता है 1 बट्टा अंडर रूट 3, और इसका स्क्वायर आपको करना है ना। देखो यहाँ पे क्या है आपका, एक 10 स्क्वायर 30 है ना, और नीचे क्या है 1 प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर 30 मतलब 1 बट्टा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा 3, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाला तो आ गया 2 बट्टा 3, फिर नीचे देखो 3 एकम 3 और 3 अरे कितना हो गया, 4 बट्टा 3, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 4 बट्टा 3। देखो ऊपर वाले का मान, तो देखो गुणा में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर गुणा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, नीचे क्या है आपके पास 3 है, यहाँ पे देखो बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 बट्टा 3। तो यहाँ पे देखो 4 3 से 3 कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 1 बट्टा 2। तो यहाँ पे देखो 1 बट्टा 2 कौन से में है, डी वाले में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बट्टा 2। यहाँ पे देखो आपके पास कोसेक ए इज इक्वल टू क्या है, 5 बट्टा 4, तो 10 ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो 10 ए जो होता है वो क्या होता है, 10 ए होता है वो होता है आपका साइन ए बट्टा कोस ए, क्या होता है, साइन ए बट्टा कोस ए होता है। और वैसे देखें तो जो 10 ए का मान होता है वो होता है 1 बट्टा साइन ए, मतलब साइन का उल्टा होता है क्या, 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपके पास 1 बट्टा साइन ए का मान कितना है, 5 बट्टा 4 है, तो आपके पास साइन ए का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 बट्टा साइन ए का मान कितना है, 5 बट्टे 4 है, तो साइन ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 4 बट्टा 5 आ जाएगा। साइन ए का मान तो आ गया 4 बट्टे 5। अब देखो क्या होता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ आपके पास साइन स्क्वायर ए का मान है आपके पास, तो कितना हो गया 4 बट्टा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस कोस ए का मान आपको पता नहीं है, कोस स्क्वायर ए का, तो कोस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा, फिर बराबर में 1, तो कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये देखो यहाँ पे प्लस का है इस साइड, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 16 बट्टा 25, ठीक है ना। फिर 25 एकम 25, 25 में से 16 जाएंगे कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे, तो 9 बट्टा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अपने पास क्या आ गया, कोस ए का मान आ गया, ठीक है ना, कोस स्क्वायर ए का है ना, और कोस ए का निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा है ना, तो अंडर रूट 9 बट्टा 25। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, कोस ए का मान आ जाएगा वो 3 बट्टा 5 आ जाएगा, 9 का मान, 9 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
आगे बात समझ में। अब देखो अपने को क्या निकालना है, टेन ए का मान निकालना है। तो टेन ए क्या होता है, याद रखना यहाँ पे देखो क्या आपके पास टेन ए का मान हमने देखा, सॉरी टेन ए का मान अपने को निकालना है। और हमने देख लिया साइन ए का मान तो है 4/5, और जो कोस ए है उसका मान कितना है 3/5। ठीक है ना, कितना है 3/5, इसको ध्यान रखना आपको। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो टेन ए होता है, टेन ए होगा वो क्या होगा साइन ए बट्टा कोस ए, साइन ए बट्टा कोस ए। तो यहाँ पे देखो साइन ए का मान कितना था अपने पास 4/5, और उसके बाद देखो कोस ए का मान कितना है, वो है आपके पास जैसे मतलब है आपके पास 3 बट्टा, इसको बट्टे में लिख दो 3/5। अब देखो बट्टा में कोई संख्या होती है तो उसको गुणा में करते हैं तो वो उल्टी हो जाती है, मतलब 4/5 फिर गुणा 5/3। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा 4/3, टेन ए का मान आ जाएगा 4/3। तो 4/3 कहाँ पे आपका ये सी वाले में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो वर्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे मान लो ये कोई वर्त है, अब देखो वर्त के अंदर, तो वर्त के अंदर जैसे मान लो ये बिंदु है, तो इससे वर्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या? स्पर्श रेखा तो बाहर की साइड होती है ना, तो इससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। वर्त के बाहर कोई बिंदु होता है तो उससे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अंदर बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। उसके बाद देखो सभी वर्त होते हैं, तो देखो समरूप और सर्वांगसम। सर्वांगसम हमेशा त्रिभुज होते हैं, समरूप क्या हो जाएंगे वर्त हो जाएंगे। समरूप का मतलब रूप में समान, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन है क्या वर्ती है, तो ये क्या होता है समरूप होता है। जैसे मतलब एक सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब होता है जिसमें सभी जो भुजाएं हैं वो सारी की सारी बराबर होती हैं, कोण होते हैं वो भी सारे के सारे बराबर होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका समरूप आ जाएगा। उसके बाद देखो त्रिभुज एबीसी और एडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम कि जैसे मान लो कि कोई भी आपके पास त्रिभुज है एबीसी, देखो जैसे मान लो कि ये एबीसी कोई त्रिभुज है, एबीसी आपके पास कोई त्रिभुज है, और इसके बाद देखो इसमें क्या है जो बीसी है उसका मध्य बिंदु क्या है डी है, तो ये डी है और ये मान लिया हमने ई मान लिया है ना। तो इसमें देखो क्या करना है आपको कि जैसे मान लो कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है पट्टा क्या हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, मतलब ए बी सी पूरे का क्षेत्रफल, और क्या हो जाएगा बी डी सी का क्षेत्रफल, बी डी और सी का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल है ना, सी का नहीं ई का क्षेत्रफल है ना। उसके बाद देखो जैसे मतलब क्या हो गया ये आपके पास ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बी सी स्क्वायर बट्टा बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आपके पास बी सी है वो क्या है 2BD के बराबर है, बी सी है वो क्या है 2BD के बराबर है। तो यहाँ पे देखो आपके पास बी सी की जगह हम बी डी लिख सकते हैं ना, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा 2BD का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बट्टा बी डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4BD स्क्वायर, बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर है ना। तो बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा वो 4:1 हो जाएगा, मतलब सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। जैसे मान लो ये कोई बेलन है और उसके आधार का जो व्यास है, व्यास दे रखा है अपने को कितना है 4.2 है, 4.2 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.2 की आधी, मतलब कितनी हो जाएगी 2.1 हो जाएगी। और जो बेलन के आयतन जो है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखो जो आंसर इसमें सारों में पाई दे रखा है ना, मतलब पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, तो पाई तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आर कितना है आपके पास 2.1, तो 2.1 गुणा 2.1, और एच अपने को दे रखी है कितनी है 5 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22.05 पाई आ जाएगा, 22.05 पाई। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका ए वाला जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। इसके बाद देखो 12, 21 और 84 का एचसीएफ आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है वैसे 12 का एलसीएम निकालना है ना, तो 12 का एलसीएम निकालेंगे, जैसे मतलब इसमें क्या होगा 2 का भाग देंगे 6 आ गया, 2 का देंगे 3 आ गया, 3 में 3 का देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। उसके बाद जैसे मतलब 21 है तो 21 में देंगे
3 का देंगे 3 7 21, 7 में 7 का देंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो 84 है, तो 84 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 42, 42 में 2 का देंगे 21, 21 में 3 का देंगे कितना आ जाएगा 7, 7 में 7 का देंगे 1 आ जाएगा। अब देखो HCF जो होता है वो क्या होता है कि जो चीज़ तीनों के अंदर हो वो क्या होती है HCF। देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, ठीक है ना, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, ठीक है ना। तो 3 एक तो 3 है जो तीनों में है। उसके बाद देखो 7 इन नीचे वाले दोनों में है, इसमें नहीं है, तो मतलब यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जो तीनों के अंदर है तो वो क्या है आपके पास 3, तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो समीकरण x + 2y + 3 और 2x + 4y + 6 के हल के लिए निम्नलिखित में से कोई कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें मतलब इसके अनेक हल निकल सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके अपरिमित रूप से अनेक हल निकल जाएंगे। इसमें देखो आपके पास कैसे निकालने हैं आपको, तो इसमें देखो आपके पास जैसे मान लो कि ये एक क्या है, आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण होता है या कोई भी समीकरण होता है वो ax + by + c के रूप का होता है। क्या होता है, ax + by + c के रूप का होता है। मतलब x का जो गुणांक होता है वो a होता है, y का जो गुणांक होता है वो b होता है और c होता है वो अचर पद होता है। तो यहाँ पे देखो x a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा आपके पास b का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखो आपके पास दूसरे समीकरण में a का मान कितना है 2, b का मान 4 और c का मान कितना है 6 है। तो यहाँ पे देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2, b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा c1/c2। तो यहाँ पे देखो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 1, तो 1/a2 का मान कितना है 2, ठीक है ना। फिर b1 का मान कितना है 2 और b2 का कितना है 4, फिर c1 का मान कितना है 6 और c2 का मान कितना है 3। तो यहाँ पे देखो ये आपस में कट जाएंगे, 1/2 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 3 आएगा नीचे 6 आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो सारे के सारे मान बराबर है ना। तो जब मान बराबर होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, परिमित रूप से अनेक हल निकले जाते हैं। तो इसके बाद देखो आपके जो बी सेक्शन के हैं तो इसमें आपके बड़े क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, बस संख्या चेंज होगी उसके बाद ये आपका क्वेश्चन 100% आएगा। मतलब कुछ भी नहीं करना आपको, बस ये क्वेश्चन इसमें आपके √2 है, √2 की जगह 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, कोई भी एक नंबर आ सकता है, लेकिन ये 100% आएगा। इनको आप देख लेना। इसमें देखो आपका जो 18वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3 और -2 है। उसके बाद देखो निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इसमें देखो 2x + 3y = 7 है और 6x - 5y = 11 है। इनके देखो सॉल्यूशन अगर आप निकाल पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको करवा दूंगा। इनको देख लेना आप, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सी सेक्शन के। और अगर ये पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसकी PDF हो वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसमें देखो लास्ट में आपके 10 सेक्शन तक आएंगे, डी सेक्शन तक, और टोटल आपके यहाँ पे 33 क्वेश्चन हो चुके हैं, 34वां जो क्वेश्चन है आपका। तो इस तरह से आपके टोटल 34 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।